डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व व्याख्यान में हमने स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो सेंटर में संघीय व्यवस्था में जो लागू किया गया है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो एक साधन है जनमत संग्रह, उसके बारे में चर्चा करी। आज हम जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो दूसरा साधन है जो संघीय शासन व्यवस्था में लागू किया गया है प्रारंभक, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केवल संविधान संशोधन या पुनर्निरीक्षण के संबंध में ही प्रारंभक की व्यवस्था की गई है। साधारण कानूनों के संबंध में प्रारंभक की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रारंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे और प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से इस बात की मांग करे कि या तो विधानमंडल उसके प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे या उस पर जनमत संग्रह किया जाए। इस प्रकार प्रारंभक क्या होता है, एक तरह से विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार। एक तरह से कि प्रारंभक से तात्पर्य है कि जनता को विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाता है। ये एक स्वीकारात्मक अधिकार है जिसका परिणाम भी सकारात्मक होता है। इसकी स्थिति जनमत संग्रह की भांति अर्ध सप्त अवस्था की नहीं है। ये जनता को उन विधियों के निर्माण करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें वे वांछनीय और देश हित में आवश्यक समझे और जिन्हें विधायिका ने प्रस्तुत न किया हो। प्रारंभक द्वारा नागरिकों को सिर्फ संविधान में संशोधन करने की मांग करने का अधिकार है। स्विट्जरलैंड में साधारण विषयों पर कानून बनाए जाने की मांग करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यहाँ संशोधन के लिए आवेदन पत्र पर कम से कम 50,000 नागरिक मतदाताओं के हस्ताक्षर हों और जिनका संग्रह 6 माह के अंतरकाल में किया गया हो। प्रारंभक 2 उद्देश्यों से किया जाता है, एक तो आंशिक संशोधन के लिए और एक पूर्ण संशोधन के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आंशिक संशोधन के लिए कैसे किया जाता है कि संविधान के किसी एक अंश में संविधान संशोधन आंशिक संशोधन कहलाता है। जनता इसका प्रारंभ 2 प्रकार से कर सकती है, संशोधन का पूरा प्रारूप तैयार कर ले और या संशोधन की मोटी रूपरेखा तैयार कर ले। कि यदि संशोधन का पूरा प्रारूप यदि तैयार करती है तो उसे कहा जाता है सविन्यासित प्रारंभक। सविन्यासित का मतलब कि संशोधन का पूरा प्रारूप जनता के द्वारा तैयार कर लिया गया है और अविन्यासित प्रारंभक का तात्पर्य है कि संशोधन की सिर्फ मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, पूरा प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। यदि 1 लाख मतदाताओं ने संशोधन प्रस्ताव का पूरा प्रारूप तैयार करके दिया है और उस पर दोनों सदन जो संघीय संसद के जो दोनों सदन हैं वो सहमत हैं तो प्रस्ताव पर जनमत संग्रह किया जाता है। और यदि वो सहमत नहीं है तो जनमत संग्रह द्वारा संशोधन पर स्वीकृति ली जाती है जनता की। यदि मतलब जनता की स्वीकृति लेनी होती है और यदि जनता उस पर अपनी स्वीकृति दे देती है और संघीय संसद के दोनों सदन उस पर सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में संघीय संसद के दोनों सदनों को त्यागपत्र देना होता है और जो नई संसद चुनकर आती है वो संशोधन का कार्य करती है। यदि संशोधन के प्रस्ताव को केवल मोटी रूपरेखा ही प्रस्तुत की गई है तो संघीय संसद के दोनों सदन उससे सहमत नहीं है तो जनमत संग्रह द्वारा उस पर भी जनता की सहमति ली जाती है। जनता द्वारा समर्थन मिलने पर संघीय संसद उसका प्रारूप बनाती है और फिर से उस पर जनमत संग्रह होता है। मतलब पहले प्रस्ताव तैयार करती है, फिर जनमत संग्रह होता है। यदि असहमत है तो भी जनमत संग्रह होता है और जनता यदि उसके पक्ष में सहमति दे देती है तो फिर उसके बाद में उस पर प्रारूप तैयार दोबारा करती है। तो ये था आंशिक संशोधन की व्यवस्था। एक है पूर्ण संशोधन। यदि 1 लाख मतदाताओं ने प्रारंभ द्वारा संविधान में पूर्ण संशोधन की मांग की है या पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव किसी एक सदन ने किया है परंतु दूसरा सदन इससे सहमत नहीं है तो दोनों दशाओं में कुछ प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये प्रक्रिया क्या है कि प्रस्तावित संशोधन सर्वसाधारण के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए
कि संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृत होने पर संघीय विधानमंडल का पुनर्निर्वाचन होगा और वहाँ कैंटोनों के बहुमत की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। पुनर्निर्वाचन के पश्चात संघीय विधानमंडल के दोनों सदन उक्त प्रस्तावित संशोधन पर विचार करेंगे और जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बहुमत द्वारा पारित होने पर सर्वसाधारण और कैंटोनों के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और लोक निर्णय के पक्ष में होने पर संशोधन प्रस्ताव क्या है, क्रियाशील होगा। तो ये प्रारंभ का तात्पर्य है कि संविधान संशोधन के जो संशोधन है, संविधान संशोधन को स्वयं जनता के द्वारा प्रारंभ किया जाए। प्रारंभक के भी कुछ गुण होते हैं और प्रारंभक के कुछ दोष भी होते हैं। तो प्रारंभक के पहले हम गुणों पर चर्चा करें कि प्रारंभक के कुछ गुण हैं। प्रारंभक द्वारा जनता विधायिका को उन आवश्यक विधियों को पारित करने के लिए विवश करती है जिनकी वह उपेक्षा कर रही है। यदि विधायिका कोई कानून नहीं बना रही है आवश्यक, तो उसके लिए प्रारंभक विधायिका को विवश कर सकता है कि वो उन कानूनों का निर्माण करे। प्रारंभक द्वारा कभी कभी जनता उत्कृष्ट योजनाएं भी प्रस्तुत कर सकती है। एक ये भी लाभ है प्रारंभक का कि जनता की जो, क्योंकि मानव मस्तिष्क क्या है प्रयोगशाला है एक तरह से, हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार आते हैं। तो कोई उत्कृष्ट यदि योजना किसी जनता में आ रही है तो उसके प्रारंभक के द्वारा उसको भी वो प्रस्तुत किया जा, उसकी योजना भी प्रस्तुत की जा सकती है। प्रारंभक द्वारा विधायिका अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहती है। प्रारंभक विधायिका की भूलों का उपचार है, मतलब विधायिका जो काम नहीं कर पा रही है वो सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रारंभक के द्वारा। जनता समय समय पर सचेत करती रहती है व्यवस्थापिका को, ताकि वो अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक उसका संचालन कर सके जो उसको कार्य दिए गए हैं। तो प्रारंभक एक तरह से विधायिका की जो भूल है उनका उपचार करती है। प्रारंभक के कुछ दोष भी हो सकते हैं कि सबसे पहला दोष जो हमें दिखाई देता है वो ये कि जनता में विधेयक का प्रारूप करने की योग्यता ही नहीं होती। हर व्यक्ति में एक जैसा दिमाग नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जनता विधेयक का प्रारूप तैयार करने की योग्यता नहीं रखती और प्रारंभक के द्वारा जो संशोधन या विधियां निर्मित की जाती है वो जटिल और दोषपूर्ण हो सकती है। दूसरा एक और अवगुण दिखाई देता है कि प्रारंभ की प्रथा से पेशेवर राजनीतिज्ञों का महत्व बढ़ जाता है। उन्हें जनता को भड़काने और गलत रास्ता बताने का अवसर उनको मिल जाता है। प्रारंभ की विधि अत्यंत विलंबकारी और खर्चीली भी है, क्योंकि बार बार जनता को जनमत संग्रह के लिए वो प्रस्ताव को भेजा जाता है। फिर जनमत संग्रह यदि पक्ष में नहीं आता तो बार बार चुनाव करवाए जाते हैं। मतलब हर परिस्थिति में जनमत संग्रह प्रारंभक जब भी काम करता है जब जनमत संग्रह जनता के द्वारा किया जाए। कि स्विट्जरलैंड में 1848 से 1952 तक 104 बार इसका क्रियात्मक रूप क्या है, 104 बार संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। इनमें से संघीय सभा द्वारा 61 प्रस्तावों पर अनिवार्य जनमत संग्रह हुआ और 43 प्रस्तावों को जनता ने स्वीकृत किया और 18 को अस्वीकृत किया। 43 प्रस्ताव जनता द्वारा प्रारंभ किए गए, जिनमें से 23 स्वीकृत किए गए और 10 अस्वीकृत किए गए। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का प्रयोग स्विट्जरलैंड में समय समय पर दोनों, चाहे जनमत संग्रह हो चाहे प्रारंभक हो, इसका प्रयोग जनता के द्वारा कई विधियों में किया जाता रहा है। धन्यवाद।